नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा आपके साथ, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। म्यांमार में भूकंप के कारण अभी तक मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। म्यांमार के सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की जानकारी दी। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार की सैन्य सरकार ने भूकंप से हुए नुकसान के बाद दुनिया के देशों से मदद करने का आग्रह किया है। वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाइंग ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए मार्ग खोल दिए हैं। वहीं ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए म्यांमार की सहायता भेजी है। 15 टन सहायता सामग्री यांगून पहुंच चुकी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। साथ ही म्यांमार में जरूरतमंद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वहीं भारतीय दूतावास के अधिकारी भी म्यांमार में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में भी भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। वहां 101 लोग अभी भी लापता हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। थाईलैंड में रह रहे सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भूकंप के बाद से बैंकॉक में भारतीय दूतावास के अधिकारी थाई अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर जारी किया है। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई के वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। म्यांमार में आए भूकंप के झटके का असर चीन में देखने को मिला। चीन के यूनान प्रांत में बहुमंजिला इमारत के करीब धुआं निकलते हुए दिखाया दिया, जिसके कारण लोग भागते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज सुबह हुई मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा DRG और CRPF की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च अभियान चला रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि NGT की पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा हमें सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण दें। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने गलत या भ्रामक खबरों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कदम राज्य प्रशासन और जनता के बीच सूचना के प्रवाह को बेहतर बनाने और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस दिशा निर्देश के मुताबिक सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय मीडिया के विभिन्न रूपों पर प्रकाशित होने वाली खबरों का विश्लेषण करेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों की IED की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम आरएसएस मुख्यालय का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नागपुर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का दौरा करेंगे। वहां पर पीएम नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी हवाई पट्टी और लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों में प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध उपकरण शामिल हैं। ये अनुबंध भारतीय सेना की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध क्षमता को बढ़ावा देगा। 250 से अधिक घरेलू कंपनियों के शामिल होने के साथ ये परियोजना 8,500 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। भारत की आर्थिक तरक्की का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने भारत को पिछले दशक में अपने सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लिए बधाई दी। IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्ष में अपन GDP को दोगुना कर 2015 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 2025 में 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर देहरादून में हाथी बड़कला पुलिस चौकी से सर्वे स्टेडियम देहरादून तक रोड शो किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता के इस बयान को लेकर आड़े हाथों लिया है। ममता को भारत निंदा ब्रिगेड का हिस्सा बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की परेशानी बढ़ने लगी है। राजद प्रमुख लालू यादव से चारा घोटाले की 950 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 1996 में चारा घोटाले का मामला सामने आया था। इस मामले में कुल 50 केस दर्ज किए गए थे। लालू यादव ने इस्तीफा देते हुए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चारा घोटाले पर कहा, लगभग 29 वर्ष हो गए और भ्रष्टाचारी की संपत्ति को जब्त न करना भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। ऐसे भ्रष्टाचारी की सजा से पहले संपत्ति जब्त होनी चाहिए। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत स्मार्ट आदमी और अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है और ये आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। नासा के अनुसार इस बार का आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और आर्कटिक के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा में एक बड़े पोर्नोग्राफी रैकेट का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि कपल द्वारा संचालित ये रैकेट एक स्टूडियो में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शूट करता था। कंटेंट को एक्स हैमस्टर और स्नैपचैट जैसी विदेशी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाता था। इसके बदले कपल को साइप्रस की कंपनी टेक्नियस लिमिटेड से 15.6 करोड़ मिले। मद्रास उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी टिप्पणियां लेकर मुश्किलों में घिरे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत दे दी है।
अदालत ने कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वन्नूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बॉन्ड भरना होगा। बांदीपुरा पुलिस ने UAPA मामले में पाकिस्तानी हैंडलर फारूक अहमद शाह की 7.43 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। सिलीगुड़ी में पुलिस ने DYFI कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। ये कार्यकर्ता राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ और रोजगार की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाल रहे थे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय के अलग अलग स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस से गिरावट की संभावना जताई है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम में बदलाव नजर आया। दिल्ली के लोगों को तेज हवाओं ने भीषण गर्मी से राहत दी है। केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 171 फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को मंजूरी दी। साथ ही 1,155.296 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन भी वितरित किए गए। पिछले 5 वर्षों में भारत से फलों के निर्यात में 47.5% की हुई वृद्धि। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों देशों को फलों के निर्यात में 27% और 6% की वृद्धि करने में मदद की है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी दूरसंचार तकनीक है। भारत से पहले ये तकनीक सिर्फ चीन, फिनलैंड, स्वीडन और दक्षिण कोरिया के पास थी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हमारा लक्ष्य भारत के वैश्विक 6G मानकों में कम से कम 10% योगदान देना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए न सिर्फ एलन मस्क की स्टारलिंक ने आवेदन किया बल्कि कई अन्य कंपनियों ने भी रुचि दिखाई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जमाखोरी रोकने और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सफेद रिफाइंड चीनी के लिए मासिक भंडारण सीमा निर्धारित की। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मिलों के लिए निर्देश जारी करके कहा कि भंडारण सीमा का उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों पर होगी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैंक ग्राहकों को ATM से निःशुल्क निकासी की मासिक सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर 1 मई से प्रति लेन देन होंगे 23 रुपए। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि पॉलिसी धारकों को अपना प्रीमियम जमा करने की सुविधा देने के लिए उसकी शाखाएं सप्ताहांत और सोमवार को भी रहेंगी खुली। भारत और जापान ने 191.74 अरब जापानी येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते ज्ञापन की आधिकारिक विकास सहायता के तहत 6 परियोजनाओं के लिए किए गए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान ने वन प्रबंधन, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन, जलीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण और निवेश संवर्धन में 6 परियोजनाओं के लिए ऋण समझौतों पर किए हस्ताक्षर।
AERA ने दिल्ली हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता विकास शुल्क में 16 अप्रैल से वृद्धि कर दी है मंजूरी, जबकि घरेलू यात्रियों के लिए शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए 22,919 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने घोषणा की है कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स को अपनी खुद की XAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को $33 अरब के ऑल स्टॉक सौदे में बेच दिया है। XAI के लिए $45 अरब का भुगतान करेगा, जो मस्क द्वारा 2022 में इसके लिए भुगतान की गई रकम से थोड़ा अधिक है, लेकिन इस सौदे में $12 अरब का कर्ज भी शामिल है। टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ फोन पर बात की। इस बातचीत में व्यापार, टैरिफ, संप्रभुता और दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये एक बेहद अच्छी बातचीत थी। वे कई मुद्दों पर सहमत हैं और कनाडा के आगामी चुनाव के तुरंत बाद राजनीति, व्यापार और अन्य सभी कारकों पर काम करने के लिए करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने दक्षिण सूडान में बढ़ते सुरक्षा संकट और राजनीतिक अस्थिरता पर चिंता जताते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक नेताओं में शांति बहाल करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 2018 के शांति समझौते का समर्थन करने की अपील की। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दक्षिण सूडान में सुरक्षा बलों द्वारा जातीय और राजनीतिक आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सरकार ने पहले उपराष्ट्रपति रिएक मचार को गिरफ्तार कर स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। वहीं इसी के साथ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन में एक वैध सरकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुझाव दिया था कि यूक्रेन को नए चुनाव कराने के लिए एक अस्थायी प्रशासन के अधीन रखा जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर एक बार फिर ब्रिटेन की संसद में एक माफी की मांग उठी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने अपनी सरकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारत के लोगों से माफी मांगने की मांग की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षगांठ से 2 सप्ताह पहले ब्रिटिश कंजर्वेटिव सांसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ब्रिटिश सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि क्या गलत हुआ और भारत से औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूसी पावेल ने बॉब ब्लैकमैन को जलियांवाला बाग हत्याकांड के महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए धन्यवाद दिया। लूसी पावेल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इतिहास में विशेष रूप से भारत में सबसे कुख्यात और शर्मनाक घटनाओं में से एक बताया। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप इस साल 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच चेन्नई और मदुरै में खेला जाएगा, जिसमें पहली बार 24 टीमें हिस्सा लेंगी। हॉकी इंडिया ने की मेजबानी शहरों की घोषणा और भारत में इससे पहले 2016 में लखनऊ में और 2021 में भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित किया गया था। गोल्फ की कोचिंग और प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए दिल्ली गोल्फ जोन अकादमी की शुरुआत की गई है। दिल्ली गोल्फ जोन का लक्ष्य नए और युवा खिलाड़ियों को गोल्फ से जोड़ने और उन्हें उच्च स्तरीय कोचिंग प्रदान करने के साथ साथ देश भर में गोल्फ को बढ़ावा देना है। दिल्ली गोल्फ जोन के संचालकों का मानना है कि ये सेंटर गोल्फ के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। केरल में चल रहे राष्ट्रीय बधिर सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर एथलेटिक्स व स्विमिंग चैंपियनशिप पुरुष वर्ग स्विमिंग में 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोवा के आहिल शेख को स्वर्ण पदक मिला। स्विमिंग चैंपियनशिप के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के श्रेयस मधुकर ने स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं महिला वर्ग में सूबिया आर मुल्लानी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं 200 मीटर बैक स्ट्रोक पुरुष वर्ग के हरियाणा के अमन शर्मा को और 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक पुरुष वर्ग के गुजरात के आरुष लाजेवर ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। बीसीसीआई ने अपने अत्याधुनिक बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्पिन गेंदबाजी कोच के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
स्पिन गेंदबाजी कोच का कार्य भारत की सीनियर पुरुष और महिला टीमें भारत ए अंडर 23, अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 15 टीमों के साथ राज्य के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से जुड़ा होगा। न्यू साउथ वेल्स के कप्तान मोइसेस हेनरिक्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2024-25 सीजन के बीच में ही इस प्रारूप से खुद को अलग कर लिया था। 38 वर्षीय हेनरिक्स न्यू साउथ वेल्स के लिए वनडे कप में उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा वे सिडनी सिक्सर्स के साथ अपने मौजूदा अनुबंध के तहत एक और सीजन खेलेंगे, जहां वे कप्तान भी हैं। अपनी 7वीं मियामी ओपन खिताबी जीत के लक्ष्य के साथ खेल रहे सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिकी सेबेस्टियन कार्ड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नोवाक जोकोविच अब सेमीफाइनल में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव से भिड़ेंगे। ये मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। गायक सोनू निगम ने DTU में अपने प्रदर्शन के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी से मुलाकात की। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 का टीजर हुआ जारी। फिल्म 1 मई को होगी रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 का मोशन पोस्टर हुआ जारी। इसी के साथ ही फिल्म में किरदारों के नाम से भी पर्दा उठा दिया गया है। सिकंदर फिल्म का नया गाना हम आपके बिना हुआ रिलीज। फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने को है तैयार। फिल्म सिकंदर की एडवांस बुकिंग मामले में सलमान खान ने अपनी ही फिल्म किसी का भाई किसी की जान का रिकॉर्ड तोड़ा। फिल्म अब तक 4.37 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। मलयालम सिनेमा में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में शामिल हुआ फिल्म L2 एम्पुरान करा। निर्देशन राकेश रोशन की क्रिश फ्रेंचाइजी ने फिल्म क्रिश 4 का किया ऐलान। वरुण धवन की फिल्म भेड़िया का दूसरा भाग यानी भेड़िया 2 14 अगस्त 2026 को होगी रिलीज। वहीं राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 के सीक्वल यानी स्त्री 3 का भी हुआ अनाउंसमेंट। फिल्म 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा की रिलीज डेट हुई लॉक। फिल्म अगले साल 13 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता सैफ अली खान की फिल्म ज्वेल थीफ द हीस्ट बिगिंस 25 अप्रैल को OTT पर होगी रिलीज। सोनम नायर द्वारा निर्देशित वेब सीरीज दुपहिया के मेकर्स ने की सीरीज के दूसरे पार्ट की घोषणा। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले को लेकर मुश्किलों में फंसे कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों के सामने हुए पेश। अभिनेता श्रेयस तलपड़े की टीम ने चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद आधिकारिक बयान जारी कर खबरों को किया खारिज। साउथ अभिनेत्री सामंता रुथ प्रभु ने महिलाओं की सफलता पर कहा कि महिलाओं के लिए सफलता का मतलब सिर्फ उपलब्धियां हासिल करना नहीं है, बल्कि रूढ़िवादिता और सामाजिक बंधनों से मुक्त होना है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।